तो लास्ट क्लास में जस्ट हम लोग वेरियस टाइप ऑफ रिटेनिंग वॉल को देखा था, है कि नहीं? वेरियस टाइप ऑफ रिटेनिंग वॉल को देखा था। नो, आगे चलते हैं। अभी आगे जाने से पहले, डिजाइन करने से पहले हमको जस्ट इसका कॉजेस ऑफ फेलियर का अगर आइडिया हो तो डिजाइन के टाइम में हम वो चीज को ध्यान दे सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हम लोग देखेगा वह है आपका कॉजेस ऑफ फेलियर ऑफ रिटेनिंग वॉल। कॉजेस ऑफ कॉजेस ऑफ फेलियर ऑफ रिटेनिंग वॉल। ठीक है। और नॉट ओनली रिटेनिंग वॉल, किसी भी स्ट्रक्चर का अगर हम फेल्यूर को देखेगा या फिर फेल हो गया बोलेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका स्ट्रक्चर टोटली कंप्लीटली कोलैप्स हो गया, है कि नहीं? दैट मीन्स उसमें सर्टेन डिस्ट्रेसेस अगर आपको देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स आप बोल सकता है कि वो स्ट्रक्चर टेक्निकली फेल हो गया। ओके, दैट मीन्स रिटेनिंग वॉल का फेलियर का मतलब ये नहीं है कि रिटेनिंग वॉल आपका कंप्लीटली कोलैप्स हो गया, या फिर आपका एक बिल्डिंग का फेलियर का मतलब ये नहीं है कि बिल्डिंग आपका कंप्लीटली कोलैप्स हो गया। फेल्यूर दैट मीन्स उसका जो बीम्स एंड कॉलम में अगर क्रैक आ गया, लेट्स से स्लैब में क्रैक आ गया, या फिर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन वो शो कर रहा है, तो हम बोल सकता है कि वो फेल हो गया। सेम चीज रिटेनिंग वॉल का केस में होता है। ओके, हम क्या बोल सकते हैं? फेल्यूर डू नॉट रेफर टू रिटेनिंग वॉल फेल्यूर डू नॉट रेफर टू टोटल फेल्यूर और कोलैप्स। टोटल फेल्यूर और कोलैप्स। ओके, आपका कंप्लीट फेल्यूर या कोलैप्स नहीं होगा, बट डिस्क्राइब, या फिर आप बोल सकते हैं रेदर describe sign and indication, describe sign sign and indication which by which failure may be possible, may be possible। ओके, मतलब ऐसा डिस्ट्रेसेस आपको इंडिकेट कर रहा है, ऐसा सिग्नल आपको दे रहा है जो कि हो सकता है कि वो आपका फेल हो जाए। एंड अगर हम वो चीज को सही टाइम पे चेक कर लिया, लेट से डील कर लिया, लेट से एलिमिनेट कर दिया वो साइन, वो सिंबल, वो डिस्ट्रेसेस को, तो हो सकता है आपका स्ट्रक्चर सेफ रहे, है कि नहीं? तो कॉमन टाइप का फेलियर क्या हो सकता है? कॉमन टाइप का फेलियर आपका क्या हो सकता है? कॉमन टाइप का फेलियर हो सकता है, लेट से रिटेनिंग वॉल स्लाइडिंग, रिटेनिंग वॉल स्लाइडिंग हो सकता है,
लाइक आपका रिटेनिंग वॉल टॉपलिंग हो, टॉपलिंग, या फिर हम बोल सकते हैं ओवर टर्निंग, ओवर टर्निंग। काइंडली माइक को ऑफ कर लीजिए, कुछ डाउट होने टाइम में पूछिए, ऑन करके पूछिए। ओके, लाइक आपका रिटेनिंग वॉल का स्लाइडिंग हो गया, या टॉपलिंग हो गया, या फिर ओवर टर्निंग हो गया। ओके, ये सब जो है ये लाइक आपका टोटल कोलेप्स है। ओके, टोटल कोलेप्स दैट मींस इसको, अगर आपको लेट से ये हो रहा है तो लाइक आप रिटेनिंग वॉल को रिपेयर नहीं कर सकते, आपको दूसरा ही बनाना पड़ेगा। जैसे सी स्लाइडिंग दैट मींस क्या है, फॉर एग्जांपल लाइक आपका ये रिटेनिंग वॉल है ना, ये रिटेनिंग वॉल है, इधर में लेट से ये सर्टेन मटेरियल को सस्टेन कर रहा है कि नहीं, लेट से ये आपका बैकफिल है। अभी ये बैकफिल का वजह से क्या होगा, इधर में लेटरल प्रेशर डेवलप होगा, है कि नहीं। ये लेटरल प्रेशर जब डेवलप होगा तो हो सकता है कि लाइक आपका वॉल का स्ट्रेंथ कम हो, है कि नहीं। जब वॉल का स्ट्रेंथ आपका कम होगा तो क्या होगा, ये वॉल घिसक सकता है, अपना पोजीशन से घिसक के इधर आ सकता है कि नहीं। तो ये जो फेल्योर है इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये है आपका लेट्स से स्लाइडिंग फेल्योर, है कि नहीं। लाइक आपका जो वॉल है वो स्लाइड होके दूर चला गया, है कि नहीं। टॉपलिंग मतलब क्या है, दैट मीन्स समटाइम ऐसा हो सकता है कि आपका जो रिटेनिंग वॉल है, ये रिटेनिंग वॉल है, ठीक है। अभी ये आपका सर्टेन स्लोप को रिटेन कर रहा है, स्लोप को, मिट्टी को, माउंटेन को रिटेन कर रहा है। ओके, जब ये स्लोप मिट्टी को रिटेन कर रहा है, अभी जो इसका हाइट है वो इनएडिक्वेट है, या फिर लाइक ऊपर से सोइल अगर आपका स्लाइड होना शुरू हुआ तो क्या होगा, लाइक ये यहाँ से टॉपल होके गिरना शुरू हो जाएगा इस जगह से। ओके, लाइक आपका जो मिट्टी है ऊपर से स्लाइड होके नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। ओके, तो दैट मीन्स यहाँ पे तो रिटेनिंग वॉल अपना जो इंटेंडेड पर्पस था, ओके, इंटेंडेड पर्पस क्या था उसका, कि लाइक वो मिट्टी को उसको होल्ड करना है। ओके, जब मिट्टी को होल्ड करना था और वो नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स आपको दूसरा रिटेनिंग वॉल बनाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये हो गया लेट से आपका टॉपलिंग, दैट मीन्स ऊपर से पार हो जा रहा है मिट्टी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ओवर टर्निंग। ओवर टर्निंग दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल ये आपका रिटेनिंग वॉल है, ये रिटेनिंग वॉल है। ओके, ये लेट से आपका अर्थ को रिटेन कर रहा है, राइट। ये जब अर्थ को रिटेन कर रहा है, बट इसका जो प्रेशर है वो इतना ज्यादा है, ये इसको सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, लाइक आपका रिटेनिंग वॉल टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका रिटेनिंग वॉल टेढ़ा हो जाएगा, रिटेनिंग वॉल टेढ़ा हो गया, दैट मीन्स अगेन इसका कोई काम ही नहीं है, ये मिट्टी को, लाइक आपका जो मिट्टी है अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, जैसे मिट्टी इधर तक आ जाएगा। ओके, पूरा का पूरा इसको डिस्टर्ब कर देगा, तोड़ दिया जैसा ही है। ओके, इसका बेटर एग्जांपल है, आप देखा होगा अगर ईटानगर से नाहरलगुन जा रहा होगा तो रास्ता में जस्ट नाहरलगुन पहुंचने टाइम में मिनी सेक्रेटरीट, मिनी सेक्रेटरीट का पीछे में जो रिटेनिंग वॉल है वो कई बार, दो तीन बार बना है और वो इस टाइप से ओवरटर्न हो गया। ओके, उसमें ओवरटर्न होने का पीछे उसका रीजन एक ये भी है कि उसका जस्ट पीछे में आपका नदी है, नदी उसका फाउंडेशन को स्कोर आउट करके लेके चला जाता है, एंड साइड का जो लेटरल प्रेशर है उसको वो सस्टेन नहीं कर पाता और नदी में गिर जाता है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपका एज इट इज है, एज इट इज होने के बाद भी लाइक वो आपका पानी में गिर जाता है। इस चीज को आप देख सकते हैं, अभी तो खैर नहीं देखने को मिलेगा, इन द सेंस पानी ज्यादा है, विंटर सीजन में जब पानी कम होगा तो उस केस में आप उसको देख सकते हैं, ब्रिज से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो ये था लाइक आपका डिफरेंट टाइप का फेल्योर, जैसे स्लाइडिंग हो गया, टॉपलिंग हो गया, ओवरटर्निंग हो गया, है कि नहीं। नो, जब भी आपका जो रिटेनिंग वाल है, जब टोटल कोलैप्स हो जाएगा, तो उस केस में तो हम उसको रिपेयर नहीं कर सकते। उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, लाइक हमको दूसरा रिटेनिंग वाल ही कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं। बस अगर इसमें कुछ डिस्ट्रेसेस का साइन अगर शो कर रहा है, उसी केस में हम उसको रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, है कि नहीं। उसी केस में हम उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, इफ retaining wall is totally collapsed, then it cannot be repaired economically. ओके, लाइक अगर आप उसको रिपेयर भी करना चाहता है, तो उस केस में आपका जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा होगा। तो इससे बेटर है हम क्या करेगा कि लाइक दूसरा ही बना लेगा। ओके, तो इन दैट केस न्यू वॉल शुड बी कंस्ट्रक्टेड। न्यू वॉल शुड बी कंस्ट्रक्टेड ना। इससे बेटर है कि आप नया वॉल बना लीजिए पुराना वॉल को रिपेयर करने से, है कि नहीं। Now, ये तो जस्ट सिंपल सा एग्जांपल था, जो कि लाइक आपका वॉल का फेल्यूर का। और क्या क्या रीजन हो सकता है, ये तो जस्ट फेल्यूर को आपने देखा ना। लेट्स से ये जो टोटल टोटल कोलैप्स ही बोल सकते हैं आप। मतलब सपोज आपका वॉल घिसक गया, अपना पोजीशन से स्लाइड हो गया, तो वॉल कभी भी लोड नहीं ले सकेगा, क्योंकि उसका ऊपर जब आप लोड डालेगा तो अगेन वो घिसक के आगे चला जाएगा, स्लिप होके आगे चला जाएगा। या फिर जब रिटेनिंग वॉल का ऊपर से जो सरचार्ज मटेरियल है, वो जब टॉपल होना शुरू हो गया, जैसे ये आपका टॉपल होना शुरू हो गया, तब इसको रिपेयर करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये तो हमेशा ही टॉपल हो गया, तो लाइक आपका मटेरियल गिरते रहेगा, है कि नहीं। तो इस केसेस में भी आपको बेटर है, एक तो है कि लाइक अगर आपका स्ट्रक्चर सही है तो आप इसका हाइट को आगे कर सकता है कि नहीं। एंड अगर सपोज कीजिए ये ओवरटर्न हो गया, ओवरटर्न जब हो गया तब तो इसको अगेन रिपेयर नहीं किया जा सकता, बेटर है कि लाइक हम इसको हटा के स्क्रैप आउट करके दूसरा ही वॉल बना ले। नो, क्या रीजन हो सकता है ये फेल्योर का, नेक्स्ट जो हम देखेगा दैट इज कॉमन कॉजेस ऑफ रिटेनिंग वॉल फेल्योर। एंड ये काफी इंपॉर्टेंट है। कॉमन कॉजेस ऑफ रिटेनिंग वॉल फेल्योर, क्या क्या रीजन हो सकता है रिटेनिंग वॉल फेल्योर होने का, जैसे आपका इम्प्रॉपर रीइंफोर्समेंट प्लेसमेंट। इम्प्रॉपर रीइंफोर्समेंट प्लेसमेंट। दूसरा क्या हो सकता है, लाइक आपका सेचुरेटेड बैकफिल। नेक्स्ट क्या हो सकता है, वीप होल्स दैट डू नॉट वीप। वीप होल्स दैट डू नॉट वीप। डिजाइन एरर,
नेक्स्ट लाइक आपका कैलकुलेशन एरर। ओके, नेक्स्ट क्या हो सकता है रीजन, लाइक आपका अनएंटिसिपेटेड लोड। नेक्स्ट क्या हो सकता है, लाइक आपका जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं उसमें यूटिलाइजेशन में आप गलती कर सकते हैं, लाइक मिस्टेक इन यूटिलाइजिंग सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, क्योंकि अ, ये तो जस्ट रिटेनिंग वॉल का बात कर रहा है, ज्यादातर कोई भी स्ट्रक्चर डिजाइन अगर आपको करना है कि नहीं, तो हम मैनुअली नहीं करता, ज्यादातर हम सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है। तो आप सॉफ्टवेयर को यूज करने में अगर गलती कर दिया तो वो तो गलती रिजल्ट दे सकता है कि नहीं। डिटेलिंग एरर हो सकता है। डिटेलिंग एरर। ओके, नेक्स्ट क्या हो सकता है, लाइक फाउंडेशन इश्यूज हो सकता है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, लाइक आपका इनएडिक्वेट स्पेसिफिकेशंस एंड नोट। स्पेसिफिकेशन एंड नोट। नेक्स्ट क्या हो सकता है, लाइक आपका फॉल्टी कंस्ट्रक्शन। ओके, एंड लास्टली क्या हो सकता है, लाइक आपका रिटेनिंग वॉल का एज। ओके, ये लाइक वेरियस आपका इम्पोर्टेंट, और आप बोल सकता रीजंस है जो आपका नॉट ओनली रिटेनिंग वॉल, ओके, किसी भी स्ट्रक्चर का फेल्योर का केसेस में आता है। जस्ट थोड़ा मोड़ा आगे पीछे पॉइंट्स होगा, एंड अगेन रिटेनिंग वॉल का केस में भी ये थोड़ा डिफरेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल अगर यूज कर रहे हैं, अगर हम ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल यूज करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट आपका काम में नहीं आएगा, पिक्चर में नहीं आएगा, रीइंफोर्समेंट। क्योंकि ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल में हम क्या करते हैं, रीइंफोर्समेंट यूज नहीं करता है, बाकी सब पैरामीटर आएगा, है कि नहीं। वही अगर हम लेट से आरसीसी रिटेनिंग वॉल यूज करें तो दैट मीन सभी पॉइंट्स आपका काम में आएगा, है कि नहीं। अगर हम कोई दूसरा कंस्ट्रक्शन या फिर कोई दूसरा स्ट्रक्चर को जनरलाइज करना चाह रहा है, बाकी सब होगा उसमें, जैसे आपका वीप होल्स टर्म नहीं होगा, है कि नहीं। तो यही सेम चीज को आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ा तो। ठीक? तो अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, इम्प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ रीइंफोर्समेंट, दैट मीन्स क्या है। ओके, फर्स्ट बोल रहा है आपका इम्प्रॉपर रीइंफोर्समेंट का प्लेसमेंट, देन बोल रहा है आपका सैचुरेटेड बैकफिल, देन फॉलोड बाय वीप होल्स दैट डू नॉट वीप, मतलब वो वीप होल जो काम नहीं कर रहा है कि नहीं। देन क्या बोल रहा है, डिजाइन एरर, कैलकुलेशन एरर, अनएंटिसिपेटेड लोड, मिस्टेक इन यूटिलाइजिंग सॉफ्टवेयर, detailing error, foundation issues, inadequate specifications and note, and last next बोल रहा है आपका faulty construction, and lastly बोल रहा है let's say retaining wall का age। just see, retaining wall का age that means क्या है, that means सपोज कीजिए आप एक पर्टिकुलर डिजाइन लाइफ के लिए स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं ना, डिजाइन लाइफ लाइक हो सकता है आपका 50 to 70 ईयर्स है। ओके, तो लेट्स से 50-55 ईयर्स के बाद उसमें डिस्ट्रेसेस देखने को मिलता है कि नहीं। डिस्ट्रेसेस दैट मींस उसमें क्रैक, डिफ्लेक्शन, डिफॉर्मेशन से सब चीज हमको देखने को मिलता है, दैट मींस वो धीरे धीरे क्या हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है। ओके, फॉल्टी कंस्ट्रक्शन, दैट मींस अगर हम कंस्ट्रक्शन करने टाइम में सही टेक्निक का यूटिलाइज नहीं किया, सही मटेरियल, सही
टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट नहीं किया तो ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्शन करने के बाद क्या होगा, आपका स्ट्रक्चर फेल हो सकता है। ओके, फॉल्टी कंस्ट्रक्शन का वजह से। ये क्या बोल रहा है, इन एडिक्वेट स्पेसिफिकेशंस एंड नोट। इसमें जब भी हम स्ट्रक्चर को डिजाइन करता है, डिजाइन करने के बाद उसका स्पेसिफिकेशंस को लिखता है। दैट मीन्स जो आप डिजाइन किया है, जो डिजाइन किया है, दैट मीन्स किस ग्रेड का मटेरियल को यूज किया है कि नहीं, ग्रेड ऑफ मटेरियल, ग्रेड ऑफ स्टील क्या यूज किया डिजाइन के टाइम में, ग्रेड ऑफ स्टील है कि नहीं, स्पेस डायामीटर ऑफ स्टील। ओके, लेट्स से स्पेसिंग ऑफ स्टील, फाइन, कवर क्या है कि नहीं, इफेक्टिव डेप्थ क्या है, टोटल हाइट कितना कंसीडर किया, हर वो चीज, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन क्या है, ये सब क्या है अल्टीमेटली स्पेसिफिकेशंस में लिखता है ना, है कि नहीं। जैसे आप देखा होगा कोई भी डिजाइन विजाइन में, लेट्स से 20 mm फाई एट द रेट 100 mm सेंटर टू सेंटर, तो इसका मतलब क्या है कि इसको बनाने में हम 12 mm डायमीटर का बार यूज कर रहे हैं, जिसका स्पेसिंग 100 mm है एक दूसरे का सेंटर टू सेंटर। तो ये मतलब डिजाइन इंजीनियर कंस्ट्रक्शन इंजीनियर को सपोर्ट करने के लिए ये नोट्स को बेसिकली वहां पे प्रोवाइड करता है। तो अगर आपका कोई डिजाइन इंजीनियर जो आपको डिजाइन प्रोवाइड किया एंड वहां पे ये सफिशिएंट स्पेसिफिकेशंस या नोट लिख के नहीं दिया, तो आप किस बेसिस पे उसको डिजाइन कंस्ट्रक्शन करवाएगा, है कि नहीं। कंस्ट्रक्शन करने टाइम में गलती हो सकता है, दैट मीन्स वहां पे उसने जब डिजाइन करने टाइम में कौन सा ग्रेड ऑफ मटेरियल को यूज करके डिजाइन किया, ये इन्फॉर्मेशन जब वो नहीं बताया, तो हो सकता है आप कंस्ट्रक्शन करने टाइम में M20 M25 ग्रेड कंक्रीट को यूज कर लेगा, जबकि वो डिजाइन में हो सकता है M30 या M35 ग्रेड कंक्रीट को यूज किया होगा। तो इस केसेस में तो डायरेक्टली इसका लोड टेकिंग कैपेसिटी और लेट से स्ट्रेस टेकिंग कैपेसिटी में काफी वेरिएशन आ जाएगा, आपका स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए सफिशिएंट नोट्स होना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फाउंडेशन इश्यूज। एक चीज और देखा गया, नॉट ओनली रिलेटेड टू आपका रिटेनिंग वॉल, बट ऑल्सो इन द केस ऑफ आपका स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम क्या करता है, स्ट्रक्चर को हम एकदम बढ़िया से डिजाइन करवाता है। ओके, स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए लेट्स से हम सपोज कर लो ईटानगर में अवेलेबल नहीं है तो हम गुवाहाटी, या फिर गुवाहाटी अवेलेबल नहीं है तो लेट्स से दिल्ली जाके स्ट्रक्चर डिजाइन करवाता है बढ़िया से बढ़िया स्ट्रक्चर इंजीनियर से। उसके बाद लेट्स से हम एकदम बेस्ट क्वालिटी मटेरियल भी सप्लाई करता है कंस्ट्रक्शन के टाइम में, बट सोइल टेस्टिंग के लिए हम कंजूसी दिखाता है। ओके, हम सोइल टेस्टिंग ही नहीं करता। जब हम सोइल टेस्टिंग नहीं करेगा तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि जो स्ट्रक्चर का नीचे का सोइल है वो कैसा है। ओके, वो कंटिन्यूअस है या नीचे में कोई वीक पॉकेट है, या कोई लेट्स से गड्ढा वड्ढा तो नहीं है, या फिर कोई रॉक वॉक तो नहीं है। ओके, तो ये सब चीज को जब हम सही से एक्सप्लोर नहीं करेगा, तो जब हम स्ट्रक्चर को वहां पे कंस्ट्रक्ट करेगा, सडनली जब लोड वहां पे पड़ेगा तो वो सोइल उसको बियर नहीं कर पाएगा। जब बियर नहीं कर पाएगा तो हो सकता है वो सेटल हो जाए। जब वो सेटल हो जाए तो क्या होगा आपका, जब आपका नीचे का फाउंडेशन ही सेटल्ड हो गया तो आपका स्ट्रक्चर भी सेटल्ड हो जाएगा, होगा कि नहीं। स्ट्रक्चर जब सेटल हो जाएगा तो अल्टीमेटली क्या हो गया, डिस्ट्रेसेस, फेल्यूर को इनवाइट करेगा। दैट मीन्स ईटानगर में कुछ स्ट्रक्चर है जो टिल्टेड है कि नहीं। रीजन क्या है, फाउंडेशन को हम सही से एक्सप्लोर नहीं करवाया। फाउंडेशन को जब हम सही से एक्सप्लोर नहीं किया तो हमको बियरिंग कैपेसिटी का आइडिया नहीं है। ओके, बियरिंग कैपेसिटी का आइडिया नहीं है तो जब हम वहां पे स्ट्रक्चर, ह्यूज स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया तो वो जो फाउंडेशन है वो उसका लोड को कैरी नहीं कर पा रहा है कि नहीं। ये तो हो गया आपका फाउंडेशन इशूज। दूसरा क्या बोल रहा है, डिटेलिंग इशू। सेम, डिटेलिंग और ये स्पेसिफिकेशन अल्टीमेटली सेम ही है। दैट मीन्स आपका मेन रीइंफोर्समेंट का क्या क्या साइज है, क्या स्पेसिंग है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन और टेम्परेचर बार जो है उसका क्या साइज है, क्या स्पेसिंग है कि नहीं। ये सब चीज अगर हम सही से नहीं लिखेगा तो अगेन आपका जो कंस्ट्रक्शन और लेट्स से जिसको हम साइट इंजीनियर बोलता है, साइट इंजीनियर उसको सही से एग्जीक्यूट नहीं करवाएगा। जब सही से वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो आपका क्या होगा, कोलैप्स होगा। क्योंकि डिजाइन इंजीनियर बेसिकली साइट में नहीं जाता। ओके, एंड साइट इंजीनियर बेसिकली डिजाइन नहीं करता जब मेजर प्रोजेक्ट्स का अगर आप बात करेगा तो। ओके, जनरली आपका जो डिजाइन इंजीनियर है अपना एसी रूम में बैठा रहता है, और सिविल इंजीनियर ही है वो भी, बट ऑफ कोर्स वो जनरली डिजाइन को ही डील कर रहा होता है। एंड अगेन कंस्ट्रक्शन इंजीनियर बेसिकली लेबर के साथ में वो
क्या बोलता है उसको, समटाइम आप बोलता है ना माथा मार रहा है। ओके, लेबर के साथ में माथा मार के बेचारा साइड में बैठता है। ओके, फ्रस्ट्रेशन में रहता है, राइट। तो उसके पास जब डिटेल इंफॉर्मेशन ही नहीं होगा तो उसको कंस्ट्रक्शन लेबर को गाइड करने के लिए अगेन मुश्किल होगा। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मिस्टेक्स इन यूटिलाइजिंग सॉफ्टवेयर। और आजकल ये ट्रेंड बहुत ज्यादा होते जा रहा है, मिस्टेक इन यूटिलाइजिंग सॉफ्टवेयर। लाइक सॉफ्टवेयर यूज का जस्ट एक सिंपल सा फंडा है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप गलत इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर को फीड किया है, वो आपको गलत रिजल्ट ही बताएगा। ओके, और ज्यादातर देखा गया है, हम मेरे पास हो सकता है टेक्निकल नॉलेज ना हो, लेकिन मार्केट में बहुत सारा आदमी है जो सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए सिखा रहा है, हर जगह में इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल है। जैसे ईटानगर ले लीजिए, गुवाहाटी ले लीजिए, दिल्ली, हर जगह में अवेलेबल है। तो मेरे पास सिविल इंजीनियरिंग का साउंड नॉलेज नहीं है, बट हम सपोज कर लो स्टैड प्रो या ई टैब सॉफ्टवेयर जाके मार्केट में सीख लिया, वो तो आपको जस्ट बता रहे कि कैसे आप यूज करेंगे, है कि नहीं। अभी उस पर्टिकुलर जो सीखा हुआ सॉफ्टवेयर है उसको लेके आप लाइक सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स को डिजाइन करना शुरू करेगा, तो अगेन वहां से जो रिजल्ट मिल रहा है वो सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसको इंटरप्रेट करने के लिए आपको सब्जेक्ट का इन डेप्थ नॉलेज चाहिए। एंड अगर आपको सब्जेक्ट का इन डेप्थ नॉलेज नहीं है तो आप समझ ही नहीं सकेगा कि वो जो सॉफ्टवेयर है आपको क्या रिजल्ट दिया, है कि नहीं। तो दैट मीन्स अब जो सॉफ्टवेयर का जो रिजल्ट आया उसको जब सही से इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स हो सकता है आप गलती कर सकता है। लाइक आपका सॉफ्टवेयर बता रहा है कि लाइक आपका स्ट्रक्चर फेल है, ओके, बट आप उसका रिजल्ट को सही से इंटरप्रेट नहीं कर पाए, तो वो चीज आपको समझ में नहीं आया, और आप जो इन्फॉर्मेशन फिट किया था उसी हिसाब से आप जाके कंस्ट्रक्शन करवा दिया। तो इस केसेस में क्या होगा, लाइक आपका स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा, है कि नहीं। तो दैट मीन्स सॉफ्टवेयर का यूज करना से ज्यादा आपका उस पार्टिकुलर फील्ड का, उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट का डिटेल नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि नहीं। दैट मीन्स हो सकता है आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, लेट से अरुणाचल में, लाइक आपको रिटेनिंग वॉल कंस्ट्रक्ट करना है, एंड हमको पता है कि लेट से अरुणाचल कौन सा जोन में है, सिस्मिक जोन 5 में है। एंड आपको पता है कि लाइक आपका जो स्टेड प्रो है, स्टेड प्रो में लोड अप्लाई करने के लिए सर्टेन टैब्स है वहां पे। आपको मतलब वो चीज समझ में नहीं आया, आप कौन सा जोन का अप्लाई करना है उसका आइडिया ही नहीं है, तो आप क्या करेगा, वहां पे गलती डालेगा। अरुणाचल लेट से जोन 5 में आता है, वहां पे आपने जोन 2 डाल दिया, जोन 2 डाल दिया तो लाइक वो तो आपका लो सिस्मिक एक्टिविटी जोन है, जोन में आता है। तो उस केसेस में क्या होगा, जो वैल्यूज आपको मिला अल्टीमेटली स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए वो फॉल्टी वैल्यू मिला, स्ट्रक्चर डिजाइन होकर आपको फॉल्टी मिला, कंस्ट्रक्शन करेगा, सिस्मिक एक्टिविटी आएगा, आपका स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा, है कि नहीं। नो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका, अनएंटिसिपेटेड लोड। ओके, दैट मीन्स ये आप बोल सकता है कि लाइक ये आपका क्लाइंट एंड इंजीनियर का बीच का कम्युनिकेशन गैप। ओके, दैट मीन्स आप सही से अपना इंजीनियर, जो डिजाइन इंजीनियर है, डिजाइन इंजीनियर को जब आप सही से इन्फॉर्म नहीं कर सक रहा है कि लाइक आपका स्ट्रक्चर, आप जो रिटेनिंग वॉल जहां पे प्रोवाइड करेगा, या फिर कोई भी XYZ कोई भी स्ट्रक्चर हो, वो किस पर्पस के लिए बना रहा है, ओके, तब तक वो सही से नहीं डिजाइन कर सकता है। क्योंकि अगर आप एनबीसी देखेगा, एनबीसी बोले तो नेशनल बिल्डिंग कोड, एनबीसी में लाइक सर्टेन 875 का क्लोज है। 875 का क्लोज के हिसाब से आपका वेरियस टाइप का जो बिल्डिंग, जो एनबीसी आपको क्लासिफाई करके देता है, लाइक आपका इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, हैजार्डियस बिल्डिंग एंड ऑल, है कि नहीं। तो अलग अलग जो आपका बिल्डिंग है उसमें अलग अलग टाइप का, अलग अलग अमाउंट का लोड को हमको कंसीडर करना है ड्यूरिंग डिजाइन, है कि नहीं। अभी एक इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग का या फिर एक कमर्शियल बिल्डिंग का डिजाइन वैल्यू, डिजाइन लोड का वैल्यू डिफरेंट हो गया एज कम्पेयर टू आपका रेसिडेंशियल बिल्डिंग, है कि नहीं। तो आप अगर सही से ये चीज को नहीं बता पाया कि लाइक आपका किस टाइप का स्ट्रक्चर है, ओके, या फिर किस जगह में लोकेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो रिटेनिंग वॉल बना रहे हैं, ओके, वो रिटेनिंग वॉल का पीछे में लेट से पार्किंग लॉट होगा। जब पीछे में पार्किंग लॉट होगा, आप ये चीज, ये इंफॉर्मेशन जब उसको नहीं बताएगा डिजाइन इंजीनियर को, तो डिजाइन इंजीनियर जो ये सडनली जो आपका सरचार्ज लोड आएगा, ये सरचार्ज लोड को वो कंसीडर नहीं करेगा। एंड जब वो ये सरचार्ज लोड को कंसीडर नहीं करेगा तो क्या होगा, लाइक आपका स्ट्रक्चर का पास में जब लेट से गाड़ी पार्क करेगा तो क्या होगा, इसका लोड तो यहाँ पे है ही नहीं। इसका लोड जब यहाँ पे है नहीं, छोटा सा गाड़ी को हो सकता है सस्टेन कर ले, लेकिन थोड़ा हैवी व्हीकल जब वहां पे पार्क करेगा तो इसका लोड जाके अल्टीमेटली क्या करेगा,
आपका वॉल को पुश करेगा, लेटरल प्रेशर एग्जर्ट करेगा, लेटरल प्रेशर एग्जर्ट करेगा, हो सकता है आपका वॉल फेल हो गया है कि नहीं। तो ये कम्युनिकेशन गैप का वजह से इस टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है कि नहीं। दैट मीन्स आप सही इंफॉर्मेशन नहीं दिया, जिसका वजह से वो सही लोड को कंसीडर नहीं कर सक रहा है, लेट्स से आपका डिजाइन में। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, लाइक आपका डिजाइन एरर। अभी हो सकता है कि लाइक आप डिजाइन ही गलत कर दिया। ओके, ज्यादातर हम सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज करता है, सॉफ्टवेयर में अगर हम गलत इंफॉर्मेशन पुट किया तो गलत डिजाइन वैल्यू डिजाइन करके हमको डेटा दे दिया। ओके, तो ये भी लाइक आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वीप होल्स, वीप होल्स दैट डू नॉट वीप। ओके, प्रीवियस क्लास में हम देख रहा था कि लाइक वीप होल्स दैट मीन्स क्या होता है, बेसिकली एक ओपनिंग हम प्रोवाइड करता है वॉल में, है कि नहीं, एक ओपनिंग प्रोवाइड करेगा। एंड ये ओपनिंग अगर क्लोग हो गया, यहाँ पे अगर जाम हो गया, ओके, जाम हो गया तो क्या होगा, लाइक यहाँ से पानी नहीं घुस सकेगा। इसीलिए हमको क्या बोलता है कि लाइक यहाँ पे अगर आप यूज कर रहा है लेट्स से वीप होल, तो यहाँ पे आपका क्रस्ट या ग्रेनुलर मटेरियल को आपको यूटिलाइज करना है। जब ग्रेनुलर मटेरियल को यूज करेगा उसके बाद लाइक यहाँ से मिट्टी होगा, तो ये मिट्टी क्या होगा, ये मिट्टी से पानी सीप होकर ये पत्थर में जाएगा, ये पत्थर से सीप होकर अल्टीमेटली आपका बाहर गिरना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं। तो उस केस में वो आसानी से वीप होगा। ओके, तो दैट मीन्स अगर आपका वीप होल जाम हो गया, चौक हो गया, क्लोग हो गया, तो वहां से सही से पानी नहीं निकलेगा। जब वहां पे सही से पानी नहीं निकलेगा, तो ये जो पीछे में जो पानी ट्रैप होके बैठेगा, ये क्या करेगा, पोर वाटर प्रेशर डेवलप करेगा, है कि नहीं, पोर वाटर प्रेशर डेवलप करेगा। और ये प्रेशर भी क्या करेगा, आपका स्ट्रक्चर को लेटरल डायरेक्शन में पुश करेगा। दैट मीन्स अल्टीमेटली इसका जो स्ट्रक्चरल सेफ्टी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, तो इसीलिए वीप होल्स वहां पे सही से काम करना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सी सेचुरेटेड बैकफिल। ऑफ कोर्स, अगर आपका वीप होल्स सही से काम नहीं करेगा, तो जो भी सोइल का अंदर में जो वॉइड वॉइड है, वॉइड में बेसिकली क्या होता है, एयर एंट्रैप्ड होता है। वो एयर एंट्रैप्ड का जगह में क्या घुस जाएगा, वहां पे पानी घुस जाएगा। एंड जब वहां पे पानी घुस जाएगा तो अल्टीमेटली क्या करेगा, आपका जो बैकफिल का प्रेशर है वो सडनली इंक्रीज हो जाएगा। जब सडनली बैकफिल का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या करेगा, लाइक आपका वॉल का स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, है कि नहीं। एंड फर्स्ट वाला क्या था हम लोग का, इम्प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ रीइंफोर्समेंट। जस्ट लाइक आपका जो रिटेनिंग वाला है, फॉर एग्जांपल लेट्स से आपका कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल है। ओके, कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल को अगर हम रोटेट करेगा, ओके, अगर हम रोटेट करेगा तो क्या हो जाएगा, कुछ इस टाइप का हो जाएगा, है कि नहीं, कुछ इस टाइप का हो जाएगा। जहां पे क्या है, ये जस्ट लाइक अ कॉलम जैसा हो जाएगा। एंड ये लेट से आपका बीम जैसा हो गया, फॉर एक जस्ट एग्जांपल है, हाँ, बीम जैसा हो गया। तो अभी क्या है, ये आपका कैंटिलीवर बीम है, तो यहाँ पे लाइक क्या होगा, हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करता है। ओके, यहाँ पे हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करता है, नीचे भी हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेगा। तो क्योंकि ये आपका कैंटिलीवर हो गया, तो अभी हमको क्या प्रोवाइड करना है, जो मेरा ऊपर वाला पोर्शन है ये मेन रीइंफोर्समेंट हो गया, जो कि मोमेंट को सस्टेन करेगा। और ये वाला क्या हो गया, लाइक आपका हैंगर बार, हैंगर बार हो गया, है कि नहीं। अगर हम इसको इंटरचेंज कर दिया, क्योंकि जो मेन लोड है, मेन लोड कौन कैरी करता है, मेन बार कैरी करता है, हैंगर बार तो जस्ट आपका जो मेन बार है, मेन बार को अपना पोजीशन में होल्ड करने के लिए है, पकड़ के रखने के लिए है। बट अगर आप मिस्टेकनली, ओके, ये रीइंफोर्समेंट जो प्लेस करना है वहां पे आप गलती कर दिया, मेन बार का जगह में हैंगर बार और हैंगर बार का जगह में मेन बार डाल दिया, तो जैसे ही आप कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद ये बीम का फोम वर्क को आप खोलेगा, ओके, आपका बीम कोलैप्स हो जाएगा। ओके, वो लोड को कैरी ही नहीं कर सकेगा।
बेंडिंग मोमेंट जो वहां पे डेवलप होगा, उस मोमेंट को वो रीइंफोर्समेंट सस्टेन नहीं कर सकेगा एंड वो कोलैप्स हो जाएगा। तो सेम चीज आपका यहाँ भी हो सकता है रिटेनिंग वॉल का केस में। रिटेनिंग वॉल का केस में हमको क्या पता है, लाइक यहाँ पे लाइक आपका दोनों ही फेस में हमको रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना होता है, दोनों ही फेस में हमको रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना होता है, क्योंकि टेम्परेचर रीइंफोर्समेंट भी है ना। अगर आप सही से सही जगह में रीइंफोर्समेंट प्लेस नहीं किया, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन उसका सही से नहीं हुआ, तो अगेन क्या होगा, जैसे ही आप कंस्ट्रक्शन करेगा टेम्परेचर वेरी करेगा, आपका रिटेनिंग वॉल में क्या आ जाएगा, क्रैक्स आना शुरू हो जाएगा। क्रैक्स आते आते धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो आपका टोटल कोलैप्स का तरफ चला जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए अगर हम रीइंफोर्समेंट को सही से नहीं डालेगा तो वो कोलैप्स हो सकता है, जैसे ही आप फॉर्म वर्क सेंटरिंग खोलेगा या फिर जैसे ही उस पे लोड आएगा। ओके, तो लाइक ये जो पॉइंट्स है ये सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कोई आपसे एक्सप्लेनेशन पूछने वाला नहीं है, बस जस्ट पता होना चाहिए कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है। कुछ डाउट है किसी को यहाँ पे, तो बोलिए। सर टेम्परेचर रेनफोर्समेंट। हाँ टेम्परेचर, अच्छा वो क्लास में आई थिंक आप एब्सेंट था। टेम्परेचर जैसे दूसरा स्ट्रक्चर में हम डिस्ट्रीब्यूशन बार यूज करता है कि नहीं, हम्म। ठीक है। जैसे हम्म। जैसे इसको देखिए, जैसे ये आपका रिटेनिंग वाल हो गया, टेम्परेचर रीइंफोर्समेंट या फिर हम इसको श्रिंकेज रीइंफोर्समेंट भी बोलता है, ये चला गया, ऐसा कुछ जाएगा ना ये थ्री डायमेंशनल में। ओके, नाउ इसका जो मेन रीइंफोर्समेंट है जो मोमेंट को सस्टेन करेगा वो कुछ ऐसे आ रहा है, कुछ ऐसे जा रहा है कि नहीं। उसके बाद क्या हम्म। होगा इसमें, डिस्ट्रीब्यूशन बार बेसिकली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगा, ये इसे जाएगा ना। तो बाकी स्ट्रक्चर में हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन बार बोलता है, यहाँ पे हम इसको श्रिंकेज और टेम्परेचर रीइंफोर्समेंट बोलता है। मेन रीइंफोर्समेंट तो ये जाते रहेगा इसका, मेन रीइंफोर्समेंट ऐसे जाते रहेगा। तो टेम्परेचर रीइंफोर्समेंट अगर आप देखेगा तो ये वाला है टेम्परेचर रीइंफोर्समेंट, ये हॉरिजॉन्टल वाला जो रीइंफोर्समेंट है ये। टेम्परेचर और श्रिंकेज, और हम समटाइम इसको डिस्ट्रीब्यूशन बार भी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार। ओके, तो हम सही से इसका टेम्परेचर रीइंफोर्समेंट और डिस्ट्रीब्यूशन बार अगर नहीं प्रोवाइड किया तो भी लाइक ये कोलैप्स हो सकता है, क्रैक आ सकता है इसमें, समझा। हम्म। और कुछ किसी को ना, कुछ नोट्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जैसे सर स्ट्रक्चर, हाँ जी, सर उसमें एग्जाम में तो टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वॉल का अंदर तो नहीं है तो ना सिलेबस में? हाँ हाँ, टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वॉल का तो नहीं है तो ना सिलेबस में? नहीं आपका सिलेबस में डायरेक्टली रिटेनिंग वॉल दिया है, तो रिटेनिंग वॉल का मतलब टाइप्स भी आपको पता होना पड़ेगा ना। ऐसा ना सर? हाँ, क्योंकि वहां पे तो डायरेक्टली आपको मेंशन किया रिटेनिंग वॉल, आप कितना डेप्थ तक जाएगा, कहाँ पे स्टडी को रोकना है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। सर उसमें तो लेकिन सर ये हमें जैसे सिलेबस में दिया है ना सर, हाँ तो इसमें जैसे डिजाइन ऑफ रिटेनिंग वॉल एंड ब्रिज वॉल है ना, हाँ फिर एबटमेंट है, विंग वॉल है, तो वॉल से तो हाँ हाँ फिर आप हाँ अभी तो आप कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ रिटेनिंग वॉल आप पढ़ा रहे हैं ना। हाँ हाँ, तो उसमें तो यहाँ में जैसे कि टाइप्स लोग का ये लोग का भी आएगा क्या अंदर में डायरेक्ट? हाँ, क्योंकि अभी रिटेनिंग वॉल डायरेक्टली वो आपको मेंशन कर रहा है, तो आपको टाइप्स पता हाँ, होना पड़ेगा ना, तभी अच्छा तो ऐसा लाइक आप ना? उसको डिजाइन करेगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप का रिटेनिंग वॉल होता है, इसका आइडिया आपको होना जरूरी है। अच्छा ठीक है सर। अभी है कि नहीं, जैसे सपोज कीजिए आपको एग्जाम में पूछ दिया कि मेशिव स्ट्रक्चर है,
मतलब बहुत मेसिव साइज का है, तो लाइक मेरा दिमाग में आना चाहिए ना कि लाइक वो आपका ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल है, या फिर लाइक आपको थिन स्ट्रक्चर, थिन थिन सेक्शन का रिटेनिंग वॉल बनाना है, तो लाइक मेरा दिमाग में आना चाहिए कि वो कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल ही हो सकता है आरसीसी में, है कि नहीं? हाँ तो हाँ। ये टाइप्स को आप, जब तक आपको टाइप्स का बारे में पता नहीं होगा, आपको फेल्योर के बारे में पता नहीं होगा, तब तक आप एक सही सेफ एंड साउंड रिटेनिंग वॉल को डिजाइन नहीं कर सकता, अच्छा ठीक है सर। है कि नहीं? मतलब सिंपल सा है, जैसे स्कूल में हम लोग को बताता था, कभी भी आप एक कोई क्वेश्चन लो तो उसका आंसर में एटलीस्ट व्हाट, व्हाई, व्हेन या हाउ, ये 3-4 क्वेश्चन का आंसर हमेशा मिलना चाहिए। तो जैसे हम्म रिटेनिंग वॉल, रिटेनिंग वॉल क्या है, कितना टाइप का है, कैसे है, हर वो चीज को हमको जानना पड़ेगा, हम्म, है कि नहीं? ठीक है सर। और कुछ? नहीं नहीं सर। ओके, तो अभी देखिए, मेनी ए टाइम कंक्रीट टेक्नोलॉजी या फिर आरसीसी जब हम लोग देखेगा तो वहां पे देखेगा, जैसे फ्रेशली जब हमको कंक्रीटिंग करता है, तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड कंक्रीट के ऊपर में तो हम अच्छी तरह से टेस्ट कर लेते हैं, जैसे आपका वर्केबिलिटी हो, या फिर जो कंक्रीट, सपोज कीजिए आप M20 ग्रेड कंक्रीट बना रहा है, तो हम उसको 28 डेज तक क्यूरिंग करने के बाद उसको क्रश करके उसका स्ट्रेंथ को चेक करता है कि नहीं? बट जो आप स्ट्रक्चर को ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट कर चुका है, क्या उसको, उसका स्ट्रेंथ को हम चेक कर सकते हैं? ओके, ऑफ कोर्स कर सकता है। उसको चेक करने के लिए हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग टेक्निक को यूज करता है। जो हम क्रशिंग करके स्ट्रेंथ निकालना है ना, वो आपका डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है। दैट मीन्स वो ब्लॉक आपका एक बार टूट गया तो टूट गया, लेकिन जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ को भी हम चेक कर सकता है कि उसका किस ग्रेड का है, या अभी एग्जैक्ट उसका क्या स्ट्रेंथ है। ओके, उसके लिए हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक यूज करता है, ज्यादातर आप सुना होगा रिबाउंड हैमर। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं, strength of existing structure can be determined by non-destructive testing technique with the help of rebound hammer। सर हाँ जी। सर ये एबचमेंट्स ये सब सर वो ब्रिज में भी था सर, तो सब सेम ही होगा ना सर? हाँ, तो सर ओके ओके सर। जैसे यहाँ पे हमको स्ट्रेंथ इवेलुएट करना, जैसे एजेस के साथ में उसका स्ट्रेंथ में क्या फर्क हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहा है, तो आप जस्ट ये रिबाउंड हैमर को यूज करके उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, मतलब स्ट्रेंथ को चेक कर सकता है, या फिर कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ और ग्रेड को चेक कर सकता है। वैसा ही ये जो रीइंफोर्समेंट हम प्लेस किया है, ये रीइंफोर्समेंट सही जगह में है या एडिक्वेट अमाउंट में है कि नहीं, ये चीज को हम चेक कर सकते हैं। एक तो है कि लाइक हम सेक्शन को काट के ले जाके लैब में स्कैन करके देख सकते हैं। दूसरा है, लाइक आपको एक मेजरिंग डिवाइस आता है जिसको हम साइट में यूज करता है, वो आपका मैग्नेटिक फील्ड पे बेस्ड है। ओके, उसका नाम है पैचोमीटर। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट आप उसको भी लिख सकते हैं, reinforcement size and depth can be determined either by device, can be determined by
device work on, or let's say working on the principle of magnetic field measurement. Magnetic field measurement, known as पैचोमीटर. पैसोमीटर नहीं है, पैसोमीटर सर्वे में यूज होता है. ओके, ये पैचोमीटर है. okay? इसको हम पैचोमीटर बोलता है. तो ये डिवाइस बेसिकली आपका मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से काम करता है. एंड जब आप इसको रिटेनिंग वॉल, कॉलम, बीम के पास लेके जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या फ्लैक्चुएशंस हो रहा है उसके हिसाब से ही आपको ये बता देगा कि सरफेस से कितना अंदर में रीइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड है. जब आपको पता चल गया कि सरफेस से कितना अंदर में रीइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड है, तो दैट मीन्स यहाँ से हमको उसका कवर का इंफॉर्मेशन मिल गया. ओके, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू से हमको पता चल जाएगा कि उस पार्टिकुलर सेक्शन में कितना रीइंफोर्समेंट है. तो दैट मीन्स परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट आप आसानी से निकाल सकता है कि नहीं. तो कंस्ट्रक्शन के बाद भी मेरा फॉल्ट को आसानी से पता किया जा सकता है. इसलिए ऐसा नहीं है कि कंस्ट्रक्शन हो गया तो कोई नहीं पकड़ सकता. ये चीज दिमाग में नहीं रखना है. और मतलब आसानी से आपके पास आज के डेट में मतलब इतना सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है. ओके, जैसे एक तो लाइक आपका रिबाउंड हैमर हो गया, जो कि आपका एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ को इवैल्यूएट कर सकता है. और भी बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है जिसके लिए हमको स्ट्रक्चर को तोड़ने का जरूरी नहीं पड़ता है कि नहीं. नाउ जो हमने वीप होल्स देखा था, ओके, तो वीप होल्स कहाँ प्रोवाइड करता है और कैसे प्रोवाइड करता है. ओके, जनरली जो आपका मेसनरी स्ट्रक्चर है कि नहीं, मेसनरी स्ट्रक्चर इन द सेंस हो सकता है आपका ब्रिक मैसनरी से बना हो या फिर लाइक आपका स्टोन मैसनरी से बना हो. तो जस्ट ये देखिए, मतलब ये आपका वॉल है फॉर एग्जांपल, जो कि ब्रिक से बना हुआ, ब्रिक मैसनरी से बना हुआ. तो इसमें हम क्या करेगा, सर्टेन पोर्शन को हम यहाँ से तोड़ के खाली कर देगा. हाँ? और इस जगह से पानी निकलने के लिए हम जगह छोड़ देगा. सर्टेन पोर्शन को हम तोड़ के खाली करके रखेगा. इस जगह से लाइक आपका पानी निकलेगा. दैट मीन्स इसको हम क्या बोलेगा, वीप होल. अब देखता होगा ना, अगर आपका पत्थर से बना हुआ है या फिर लाइक आपका ईटा से बना हुआ है. ईटा वाला तो आजकल खैर बहुत कम हो गया, पहले बनता था. अगर सपोज कीजिए आपका पत्थर से बना हुआ है तो भी लाइक बीच में लाइक आपका मोटर जहां से है, इस जगह से लाइक आपका होल छोड़ा हुआ होता है. ये जगह से लाइक आपका पानी बाहर निकल रहा होता है आसानी से. ओके, बट आजकल क्योंकि हम कंक्रीट वॉल को यूज कर रहे हैं, ये सब लाइक आपका मोटर है कि नहीं. तो मोटर का बीच में लाइक हम क्या कर रहे हैं, छोटा सा जगह को छोड़ देता है जहां से हम पानी को आसानी से निकाल सकते हैं. ओके, आजकल हम आरसीसी वॉल को यूज कर रहे हैं. तो आरसीसी वॉल में हम क्या करते हैं, जैसे ये सपोज कीजिए आपका आरसीसी वॉल है. ओके, आरसीसी वॉल में हम अगेन पाइप, एक पर्टिकुलर डायमीटर का पाइप वहां पे डाल देगा. ओके, ताकि यहाँ से जो भी पानी है वो यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा. ओके, यहाँ से लाइक आपका पानी वीप आउट होना शुरू हो जाएगा. ओके, तो कैसे प्रोवाइड करता है हम इसको, वीप होल्स को. ओके, इन मेसनरी वीप होल्स आर प्रोवाइडेड by creating gap at about
लेट्स से 80 सेंटीमीटर। ओके, अभी ये गैप आप हो सकता है मोटर को रिमूव करके, या फिर लेट से पत्थर को रिमूव करके, या फिर लेट से आप ईंटा को रिमूव करके क्रिएट कर रहा है कि नहीं।